Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion topic is myocardial infarctions. मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट की मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और मायोकार्डियल लेयर को जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो मायोकार्डियल लेयर के जो सेल्स होते हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक मायोसाइट्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है और साथ में कार्डियक मार्कर जो होते हैं वो ब्लड में सीरम में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते होते हैं। जबकि एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज होने की वजह से मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती थी, मगर वहाँ पे कार्डियक मायोसाइट्स की सेल डेथ नहीं होती थी। तो उस कंडीशन को हमने एंजाइना कहा था और एंजाइना के अंदर कार्डियक मार्कर जो होते थे वो हमें सीरम के अंदर नहीं मिलते थे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को करवा सकते हैं। देयर आर 2 रिस्क फैक्टर्स फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। रिस्क फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस करवा सकते हैं। जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर आ जाता है वो होता है नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे रिस्क फैक्टर्स को कहते हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा सकता है, मगर हम इस फैक्टर को रोक नहीं सकते। हम उस फैक्टर से अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को हम नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। अब देखते हैं कि नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट जो आ जाता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती है जो कि फैमिली टू फैमिली रन करती है, तो इसी तरह मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि फैमिली टू फैमिली रन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के फादर को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसके बच्चे को भी फ्यूचर में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस आती है, जीन्स की म्यूटेशन आती है। अगर फादर से जीन्स की म्यूटेशन की वजह से डिफेक्टिव जीन जो है वो बच्चे में चला जाता है तो बच्चे में भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक तरह से नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। हम अब इसको रोक तो नहीं सकते कि फादर से बच्चे में जीन्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हम इस कंडीशन को रोक तो नहीं सकते, मगर हमें पता है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर कहते होते हैं। उसके बाद हम सेकंड टाइप देख लेते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर के अंदर आती है, वो होती है एडवांस एजेस। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ये मोस्टली एडवांस एजेस में होता है। आपने देखा होगा कि बहुत कम आपको पेशेंट, बहुत कम रेयर केसेस मिलते हैं कि अगर किसी को 15 ईयर की एज में, 20 ईयर की एज में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो। मोस्टली ये एडवांस एजेस में होता है। इसकी रीज़न ये है कि एडवांस एजेस में हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर को बियर करने की एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रिजिड और हार्ड हो जाती है, तो जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, उस कंडीशन को हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते होते हैं। अब आर्थेरोस्क्लेरोसिस के अंदर आर्टरीज़ जो होती है वो हार्ड और नैरो हो जाती है,
तो अगर किसी भी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो बीपी इंक्रीज़ होगा। तो जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो ड्यू टू एनी रीज़न जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो आगे आर्टरीज़ जो होती हैं वो हार्ड हुई होती हैं आर्थरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो वो इंक्रीज़ बीपी की वजह से बस्ट हो सकती है, फट सकती हैं। तो जब वो बस्ट हो गई तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, जब आगे ब्लड नहीं जाएगा, फ्लो नहीं करेगा ब्लड, तो मायोकार्डियल लेयर को ब्लड नहीं मिलेगा। जब मायोकार्डियल लेयर को ब्लड नहीं मिलेगा तो इसके सेल्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। हमें पता है कि एडवांस एजेस में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी रीज़न ये है कि आर्टरीज़ जो होती हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम इसको अब रोक तो नहीं सकते मगर ये काज तो करवा सकता है, तो इसलिए इसको हम नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड काज आ जाता है वो होता है जेंडर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ये मोस्टली मेल के अंदर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर बहुत रेयर केसेस आते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। इसकी रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा। एक एलडीएच और एक एचडीएल होता है। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, और जबकि एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखें, अगर किसी भी रीज़न की वजह से आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है तो एचडीएल क्या करता है कि ये आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को पिक करता है और इसे लीवर के पास ले जाता है और लीवर को कहता है कि भाईजान तुम इसे अपने पास रखो, ये उधर नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक तरह से ये आर्टरीज़ में थ्रम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देता, आर्टरीज़ को नैरो नहीं होने देता। तो ये एक गुड फंक्शन है इसका, तो इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते होते हैं एचडीएल को। जबकि एलडीएल जो होता है ये क्या करता है, ये बजाय इसके कि ये आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को पिक करे एचडीएल की तरह, बल्कि ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को पिक करता है और आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर देता है। तो जब आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू होगा तो आर्टरीज़ का एरिया जो होगा वो कम होगा, एरिया कम होगा तो वहाँ पे थ्रम्बस फॉर्मेशन के चांसेस जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। जब थ्रम्बस फॉर्मेशन होगी तो ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो आगे हार्ट को ब्लड कम मिलेगा। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाती है तो मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, जिसके रिजल्टेंट कार्डियक मायोसाइट्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरह से ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब देखें मेल के अंदर क्यों इंक्रीज़ होता है और फीमेल के अंदर क्यों कम होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये मेल है और ये फीमेल है। सपोज करें मेल के अंदर, मेल की बॉडी में जो हार्मोन इंक्रीज़ होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, जबकि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज़ होता है। अब ये बात नहीं कि मेल के अंदर एस्ट्रोजन नहीं होता, मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन होता है मगर वो बहुत कम लेवल होता है उसका एस्ट्रोजन का। जबकि फ़ीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है मगर उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है। फ़ीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता है जबकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये एलडीएल के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है। तो एलडीएल के ऊपर जब ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा तो ये एलडीएल के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है और रिजल्टेंट एचडीएल के लेवल को ये कम करता है। तो जब मेल के अंदर एलडीएल का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हमने आगे एलडीएल का फंक्शन ये पढ़ा कि एलडीएल जो होता है ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेता है और आर्टरीज़ में डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से मेल के अंदर जो होता है वो मोर प्रोन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये
एचडीएल के ऊपर पॉजिटिव अफेक्ट करता है और एचडीएल का लेवल इंक्रीज़ होता है फीमेल के अंदर, और जबकि ये एलडीएल के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट करता है और एलडीएल के लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो जब एचडीएल का लेवल इंक्रीज़ होगा तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो भी जाती है तो एचडीएल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से पिक करता है और लिवर के पास ले जाता है और कहता है कि भाईजान इसे तुम अपने पास रखो, ये जो है ये काम ख़राब कर रहा है। तो इस तरह से ये 3 जो फैक्टर्स हमने पढ़े ये नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। अब हम फैमिली हिस्ट्री को तो नहीं ना चेंज कर सकते, ना ही हम एडवांस एजेस को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ना ही हम जेंडर को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से ये नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं। मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा सकते हैं, मगर वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं, हम उनको कम कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को हम मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं कि मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट जो आ जाते हैं वो होता है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाना। मोस्टली ओबीस पीपल के अंदर, ओबीस पर्सन के अंदर लिपिड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, और इंक्रीज़ लिपिड जो होता है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा सकता है। तो एक तरह से हम फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, आप मेडिकेशन करवाएं, आप डाइटिंग करें, आप अपने वज़न को कम करें। अगर आप अपने वज़न को कम नहीं करते हैं तो आपके अंदर लिपिड का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होने की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट की और डिजीज़ के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम पेशेंट का जो है वो वेट कम करवा सकते हैं। तो इसलिए ये मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। उसके बाद हम सेकंड जो देख लेते हैं वो होता है स्मोकिंग। अगर कोई बंदा क्रोनिकली स्मोकिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट जो आता है और वो 20 to 25 ईयर से क्रोनिकली स्मोकिंग कर रहा है, तो हमें पता है कि स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज करवा देते हैं, ब्लड वेसल्स को हार्ड करवा देते हैं, रिजिड करवा देते हैं। तो जब कोई बंदा क्रोनिकली स्मोकिंग करेगा तो उसकी ब्लड वेसल्स जो होंगी वो रिजिड और हार्ड हो जाती है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ड हो जाती है ड्यू टू स्मोकिंग, तो जब उस बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो कोरोनरी आर्टरी जो होगी वो बस्ट कर सकती हैं। तो जब वो बस्ट करेगी तो हार्ट की मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा और उस बंदे के अंदर कार्डियक मायोसाइट्स की सेल डेथ होगी। उसके बाद हम थर्ड काज जो देख लेते हैं वो होता है डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी ख़तरनाक डिज़ीज़ बंदे को लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके अंदर हार्ट की डिज़ीज़, किडनी की प्रॉब्लम और आई प्रॉब्लम के मोर चांसेस होते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आपने उसके किडनी टेस्ट, हार्ट टेस्ट और आई टेस्ट ज़रूर करवाने होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में ये 3 ऑर्गन्स जो होते हैं ये मोस्टली डैमेज होते हैं। अगर तो डायबिटीज़ जो है वो एक क्रोनिकली चलती आ रही है, हमें पता है कि डायबिटीज़ जो है ये एक क्रोनिकली डिजीज़ है, ये जो होती है ये मंथ टू ईयर चलती है, ठीक हो गया। तो अगर डायबिटीज़ को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उस बंदे के अंदर
मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तरह से हम डायबिटीज़ जो है इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हमारे अंडर में होती है, हम इसका ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अब सपोज़ करें कि आपके पास एक हॉस्पिटल में, एक क्लिनिक में एक पेशेंट आता है और जब आप उसका बीपी चेक करते हैं तो आपको बीपी जो होता है उसका वो इंक्रीज़ मिलता है। जब मज़ीद डॉक्टर साहब उससे हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट जो है वो बताता है कि डॉक्टर साहब ये तो मुझे मसला जो है ये 10-12 साल से चलता आ रहा है, मतलब ये कि एक क्रोनिकली सिचुएशन होगी ये। तो डॉक्टर साहब को पता चल जाता है कि ये क्रोनिकली हाइपरटेंशन का पेशेंट है। क्रोनिकली हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब बीपी इंक्रीज़ होगा तो वो ब्लड वेसल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। जब ब्लड वेसल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स के रप्चर करने के चांसेस होते हैं। तो अगर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कोरोनरी आर्टरी बस्ट कर जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, तो हार्ट की मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो कार्डियक मायोसाइट्स जो होंगे वो अपना काम करना छोड़ देंगे। जब वो अपना काम करना छोड़ देंगे तो उनकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते होते हैं। और ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो है ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम इसको कम कर सकते हैं मेडिकेशन के ज़रिए। तो अगर हम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो है वो एक क्रोनिकली चलती आ रही है, उसको कंट्रोल नहीं करते तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा सकती है। अब मायोकार्डियल अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की दो टाइप्स होती है आगे, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ऐसी हाइपरटेंशन को कहते हैं जिसका एग्जैक्ट काज जो होता है वो इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मीन के इसका एग्जैक्ट काज जो होता है वो अननाउन होता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसका एग्जैक्ट काज नाउन होता है। दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसके बाद जो 5th नंबर पे आ जाता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर आपने याद रखना है कि ओबेसिटी के अंदर बॉडी में लिपिड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब लिपिड लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो ब्लड वेसल्स में उसकी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ब्लड वेसल्स में लिपिड की डिपोजिशन होगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहते होते थे, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो जब ब्लड वेसल्स में लिपिड की डिपोजिशन होगी तो इस पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हम फिर इन पेशेंट को कहते होते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी को ज़्यादा करें, आप एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप डाइटिंग का ख्याल रखें, उसके बाद आप ये प्रॉपर वे में मेडिकेशन यूज़ करें ताकि आपका वेट कम हो सके और आपको आपकी बॉडी में ताकि लिपिड लेवल जो हो वो डिक्रीज़ हो सके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ओबीस है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। जब भी आपके पास हॉस्पिटल में पेशेंट प्रेजेंट करता है तो आप उस फार्मूले को फॉलो करते हुए उस पेशेंट के अंदर चेक करते हैं कि आया कि ये बंदा ओबीस है या नहीं है। तो उस फार्मूले को हम कहते होते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे फाउंड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन केजी ओवर हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट इन मीटर स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब सपोज करें कि एक बंदे का वेट जो है वो 90 केजी है, और उसकी हाइट जो है वो 6.2 केजी या 6.5 आ जाती है, उसकी हाइट जो होती है फीट 6.5 फीट। अब 1 फीट जो होता है वो इज़ इक्वल होता है 0.35 के। अब 6 पॉइंट, ये देखें, बॉडी मास इंडेक्स इज़ इक्वल 90 ओवर 6.5 क्रॉस 0.35, तो ये आ जाता है 90 ओवर 1.95 समथिंग्स। ठीक होगा। अब इसके बाद हम इसका मीटर स्क्वायर में लेंगे। मीटर स्क्वायर में जब लेंगे तो ये बॉडी मास इंडेक्स के लिए हम जब इसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो 90 ओवर 3.80 आ जाता है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं और जो बॉडी मास इंडेक्स आता है वो होता है 23 पॉइंट समथिंग्स। ये एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है। अगर तो बॉडी मास इंडेक्स 30 से अबव आ जाता है तो इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं, मतलब ये कि बंदा जो है वो ओबीस है। और अगर बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो लेस देन 70 आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये बंदा अंडर वेट है, इसका जो वेट जो है वो बहुत कम है, बंदे के अंदर वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो अगर बॉडी वेट जो होता है वो 70 टू 25 के दरमियान आ जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स। ठीक हो गया। अब इस बंदे में ये नॉर्मल है। तो अगर हमें हॉस्पिटल में चेक करने पर बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30% मिल जाता है तो हम उस पेशेंट को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी डाइटिंग का ख्याल रखें और अपने वेट को कम करें, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। और ओबेसिटी जो होती है ये हार्ट की डिजीज़ काज करवा सकती हैं, आप ये उस पेशेंट को कहेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की टाइप्स कौन कौन सी है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट को हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहते होते हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, जबकि सेकंड को हम नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई कहते होते हैं। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन से ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट की मायोकार्डियल लेयर की ऑलमोस्ट ऑल लेयर जो होती है मायोकार्डियल लेयर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहते होते हैं। अगर तो हार्ट की मायोकार्डियल लेयर कंप्लीट उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते होते हैं। इसका जो सेकंड नेम होता है उसको हम ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते होते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई क्या है। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन के अंदर सब एंडोकार्डियल लेयर की 3.3/1% जो होती है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सब एंडोकार्डियल लेयर की इनर लेयर जो होती है वो 1/3% जो होती है वो स्पेशली जो है इन्वॉल्व हो तो उस कंडीशन को हम नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहते होते हैं। अब जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है इसके प्रोग्नोसिस जो होती है वो बैड होती है।
बैड प्रोग्नोसिस, जबकि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रोग्नोसिस जो होती है वो गुड होती है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ईसीजी इंटरप्रिटेशन हमें क्या मिलती है। हमें पता है कि हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए हम ईसीजी का यूज़ करते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो उस कंडीशन को हम ईसीजी कहते होते हैं। ईसीजी में हम टोटल 12 लीड्स यूज़ करते होते हैं। 6 जो होती हैं वो चेस्ट लीड होती है जिसके अंदर V1 आ जाती है, V2 आ जाती है, V3 आ जाती है, इसी तरह V6 आ जाती है। जबकि 6 जो होती है वो लिम्ब लीड होती है, उसके अंदर 1, 2 लीड, 3rd लीड, देन AVL, AVF और AVR आ जाती है। अब A का मतलब होता है अगमेंटेड, V का मतलब होता है वेक्टर, L का मतलब होता है लेफ्ट। एगमेंटेड वेक्टर, इसी तरह फुट, और इसके बाद एगमेंटेड वेक्टर राइट। अब हम इनको देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल में पेशेंट आया और उसका डायग्नोज जो था वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इन्फेक्शन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? ये इंटीरियो सेप्टल वाल का एमआई है या इंटीरियो एपिकल एमआई है या फिर कोई और एमआई है? तो उसके लिए फिर हम ईसीजी इंटरप्रिटेशन को देखते होते हैं। अगर तो आपको इन 12 लीड्स में से 2 लीड्स के ऊपर एसटी सेगमेंट की आपको एलिवेशन मिल जाती है तो इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते होते हैं। अगर तो आपको ईसीजी के ऊपर 2 लीड्स के ऊपर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिल जाए तो आपका जो डायग्नोज होगा वो एमआई होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। वो कहता है कि अगर ईसीजी के ऊपर आपको V1 लीड और V2 लीड की एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिल जाती है तो आपके पास जो डायग्नोज होगा वो इंटीरियो सेप्टल वॉल एमआई होगा। अब इंटीरियो सेप्टल वॉल एमआई के अंदर जो आर्टरी ब्लॉक होती है उस आर्टरी का नाम होता है लाडा। मतलब क्या? लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। हम इसको लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई देती है। तो अगर ये आर्टरी जो है ये ब्लॉक हो जाती है तो बंदे को जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा वो इंटीरियो सेप्टल वॉल एमआई होगा। अब याद रखें कि अगर किसी बंदे में हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली सभी की सभी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उनके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाती है या वो अनफंक्शनल हो जाती है तो बंदा जो है वो सरवाइव कर सकता है अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये लाडा जो है ये फंक्शन कर रही है। क्योंकि ये लाडा एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे हार्ट को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है। ये जो लाडा होती है ये 50% मोर देन 50% ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। तो अगर सभी आर्टरी जो है वो क्लोज़ हो जाएं, सभी आर्टरी अनफंक्शनल हो जाएं मगर लाडा जो है वो फंक्शनल हो तो ये हार्ट को इतना ब्लड देती रहती है कि हार्ट जो है वो बॉडी की एक्टिविटी को पूरा कर सके। अब लाडा जो होती है ये ब्रांच होती है
लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है ये ब्रांच होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की। हमें पता है कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। ठीक हो गया, ये कोरोनरी आर्टरी। अब इसकी ब्रांचेस होती है आगे, एक लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है और एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक हो गया। अब लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है इसकी दो आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं। एक लाडा आ गई, लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम कहते हैं, और सेकंड जो होती है वो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसकी आगे फर्दर ब्रांचेज होती है, कोनस आर्टरियोसिस आ जाता है, कोनस आर्टरियोसिस। देन आ जाती है इसके अंदर राइट मार्जिनल आर्टरी, और थर्ड वन जो आ जाती है वो होती है साइनो आर्टीरियल आर्टरी, साइनो आर्टीरियल आर्टरी। अब देखें, अगर किसी भी रीज़न की वजह से लाडा जो है वो ब्लॉक हो जाती है, इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है, तो बंदे को जो एमआई होगा वो इंटीरियर सेप्टल वाल का एमआई होगा। उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। अगर किसी बंदे के अंदर V1, V3 और V4 लीड्स की ECG के ऊपर ST सेगमेंट पर एलिवेशन हो जाती है, तो इस बंदे को जो MI होगा वो इंटीरियो एपिकल वाल का MI होगा। और याद रखें कि इंटीरियो एपिकल वाल के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है वो भी लाडा होती है। तो अगर लाडा ब्लॉक हो जाती है किसी भी वजह से, लाडा की ब्लड सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है, तो बंदे को इंटीरियो एपिकल वाल एमआई हो सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थर्ड क्या आ जाता है। अगर लीड 2, लीड 3 और AVF के ऊपर, AVF जो है ये ECG के ऊपर इनकी ST सेगमेंट की एलिवेशन मिल जाती है, तो बंदे को जो एमआई होगा वो इंफीरियर वाल्व एमआई होगा। इफ lead 2, lead 3 and AVF on ECG show ST segment elevation, condition is inferior wall MI। अगर किसी बंदे के अंदर राइट मार्जिनल आर्टरी जो है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है, तो उस बंदे के अंदर जो MI होगा वो इंफीरियर वाल MI होगा। अब राइट मार्जिनल आर्टरी जो होती है ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर किसी बंदे के अंदर लीड V5 और V6 की ECG पर ST सेगमेंट की एलिवेशन मिल जाती है, तो इस बंदे को इंटीरियो लेटरल वाल MI होगा। सेगमेंट एलिवेशन, तो इस बंदे को जो MI होगा वो इंटीरियो लेटरल वाल्व MI होगा। लेटरल वाल
MI। और याद रखें कि इंटीरियर लेटरल पार्ट जो हार्ट का होता है उसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसका नाम होता है लेफ़्ट सर्कमफ्लक्स आर्टरी। और लेफ़्ट सर्कमफ्लक्स आर्टरी जो होती है ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। तो अगर किसी बंदे के अंदर लेफ़्ट सर्कमफ्लक्स आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उस बंदे के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होगा वो इंटीरियर लेटरल वाल्व MI होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर लीड 1 और AVL के ऊपर ST सेगमेंट की एलिवेशन मिल जाती है तो बंदे को जो MI होगा वो लेटरल वाल्व MI होगा। इफ लीड 1 and AVL on ECG show ST segment elevation, diagnosis is lateral valve MI। और याद रखें कि लेटरल वाल्व जो हार्ट की होती है इसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है वो भी लेफ़्ट सर्कमफ्लक्स आर्टरी होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर तो लीड 1 और V1 और लीड V3 की जो है वो ST सेगमेंट की हमें ECG पर एलिवेशन मिल जाती है और इसके साथ R वेव जो है वो R टाल मिलती है तो हमारे पास जो डायग्नोज होता है वो होता है पोस्टीरियर वाल ऑफ MI होता है। और इस पोस्टीरियर वाल जो हार्ट की होती है इसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसका नाम होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मायोकार्डियल इन्फेक्शन।